वर्ष 1950 में पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास 52,000 एकड़ जमीन थी। ये ध्यान रखिएगा आप, 52,000 एकड़ जमीन थी 1950 में। लेकिन 2009 में ये 52,000 एकड़ जमीन 4 लाख एकड़ हो गई। फिर 5 साल के बाद 2014 में ये 6 लाख एकड़ हो गई और अब वर्ष 2024 में वक्फ बोर्ड के पास हमारे देश की कुल 9,40,000 एकड़ जमीन है। लेकिन आज हम अपने मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहते हैं कि इस 9,40,000 एकड़ की संपत्ति का उन्हें क्या फायदा हुआ है आज तक। आज ये बात तो सब जानते हैं कि देश में सेना, भारतीय सेना और भारतीय रेल के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि पिछले 76 वर्षों में भारतीय सेना की जमीन में सिर्फ 31% की वृद्धि हुई, जबकि वक्फ बोर्ड की जमीनों में 1700% की वृद्धि हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय सेना के पास जो जमीन है उसका इस्तेमाल देश की रक्षा के लिए होता है, सैनिकों के लिए होता है, सेना के लिए होता है। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उसके इस्तेमाल और प्रबंधन को लेकर आज भी हमारे देश में किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने की थी। वक्फ की शुरुआत वहां से हुई थी। मोहम्मद गौरी के बाद गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल और अंग्रेजों के शासनकाल में भी वक्फ की संपत्तियों को लेकर एक अलग व्यवस्था थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में वक्फ को लेकर पहला कानून दिल्ली सल्तनत, मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं बना था, बल्कि यह पहला कानून आजाद भारत में वर्ष 1954 में बनाया गया, जब देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू के बाद वर्ष 1995 और फिर वर्ष 2013 में कांग्रेस ने इस कानून में ऐसे बदलाव किए, ऐसे संशोधन किए, जिससे वक्फ को बहुत सारे अधिकार मिल गए। और इनमें अधिकार यह भी था कि वक्फ अगर आपकी जमीन पर अपना दावा करता है तो आपको ही वक्फ की अदालत में जाकर यह साबित करना होगा कि आपका घर आपका है, वक्फ बोर्ड का नहीं है। यानी यह साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। अगर आप फंस गए कभी, आपकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया, तो अब आपको यह साबित करना होगा, और वो भी वक्फ की अपनी अदालत में साबित करना होगा। लेकिन जो वक्फ बोर्ड इस पर दावा कर रहा है उसे यह साबित करने की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है। सोचिए, जिस सऊदी अरब में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई थी वहां भी वक्फ को लेकर ऐसे कानून नहीं है, और यह चीज किसी मुस्लिम देश में नहीं है, और वहां के वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन पर ऐसा दावा कर सकें, यह कानून वहां भी नहीं है। लेकिन भारत में ऐसे कानून हैं, और यह कानून कांग्रेस पार्टी की अलग अलग सरकारों में बने हैं। आज अगर भारत में वक्फ बोर्ड के पास 1 गोवा, 33 चंडीगढ़ शहर, 127 लक्षद्वीप और 2.5 दिल्ली शहर के बराबर जमीन है, तो इसका कारण यही है कि हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस तरह के कानून बनाए गए, जिनमें वक्फ को ऐसे ऐसे अधिकार दे दिए गए कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह बन गया, और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से आम और गरीब मुसलमानों को कभी कोई लाभ नहीं मिला। जैसे मैंने आपको बताया, वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है जिसमें 2.5 दिल्ली शहर बस सकते हैं। लेकिन हमारे देश के कितने मुसलमानों को इसका फायदा मिला है, ये शोध का विषय है। इस पर एक रिसर्च होनी चाहिए। वर्ष 2006 में आई सच्चर कमेटी ने यह कहा कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीनें हैं उससे हर साल उसे 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी होनी चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड कहता है कि उसे इन जमीनों से आज भी सिर्फ 200 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। होनी चाहिए थी 1200 करोड़। अलग अलग रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि जिन संपत्तियों से वक्फ बोर्ड हजारों करोड़ रुपए कमा सकता है, उनसे वो सिर्फ 200 करोड़ रुपए इसलिए कमाता है क्योंकि वक्फ बोर्ड में ईमानदारी नहीं है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जो आमदनी होती है, उस आमदनी का 7% हिस्सा राज्य के वक्फ बोर्ड के पास जाता है, और आरोप है कि कई बार वक्फ बोर्ड को कम पैसे देने के लिए इसमें हेरा फेरी की जाती है, और कुछ मामलों में वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेईमानी से बेचा भी गया है, और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जबकि इस्लाम धर्म में वक्फ की संपत्ति को बेचना वर्जित माना गया है, हराम माना गया है। और इसी बेईमानी को खत्म करने के लिए सरकार ये बिल लाई है
लेकिन अभी इसे लेकर कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं और हमें लगता है कि आज हमारे देश की स्थिति ये हो चुकी है कि जो मुसलमान वक्फ बोर्ड में फैले इस मकड़ जाल को समझते हैं, वो भी शायद विपक्षी दलों के इस नैरेटिव में फंसकर इस बिल को मुस्लिम विरोधी मान लेंगे और इस तरह वक्फ के कानूनों में कोई सुधार कभी होगा ही नहीं। और सोचिए, ये भी कितनी अजीब बात है कि कुवैत, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, लेबनान, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे मुस्लिम देश अपने यहाँ के वक्फ कानूनों में सुधार लाने के लिए लगातार संशोधन कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफॉर्म्स। वहां पर रिफॉर्म्स हो रहे हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्ष भारत में ऐसा हो रहा है तो विपक्षी दल ये कहते हैं कि सरकार मुसलमानों की दुश्मन है और वो हिंदुओं को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है। आपको याद होगा, पिछले हफ्ते मैंने ही आपसे कहा था कि अगर राहुल गांधी हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांटने की कोशिश करेंगे तो इसके जवाब में बीजेपी भी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर और ज्यादा आक्रामक हो जाएगी और वक्फ कानून में संशोधन के लिए यह बिल लाना बीजेपी की इसी रणनीति का एक हिस्सा हो भी सकता है, जिस पर हमारे देश में अगले कुछ दिनों में आपको एक बड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। और क्योंकि यह मामला मुसलमानों से जुड़ा है, इसलिए इस मामले में विपक्षी दल अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे और बीजेपी भी देश को यही दिखाना चाहती है कि विपक्षी दल किस वर्ग के वोटों की राजनीति पूरे तन और मन से करता है। और हालांकि आज आपको यह भी देखना चाहिए कि भारत का मौजूदा धार्मिक ढांचा अब कितना संकीर्ण हो चुका है। मतलब आज हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों को पूरी तरीके से बांट दिया गया है। कुछ पार्टियां हिंदुओं की राजनीति करती हैं, कुछ पार्टियां मुसलमानों की राजनीति करती हैं। और इस समय विपक्षी दलों का जो फॉर्मूला है वो ये है कि वो मुसलमानों को अपने साथ रखना चाहते हैं और हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांट देना चाहते हैं, अगड़ी और पिछड़ी जातियों में बांट देना चाहते हैं। और इस तरीके से ये एक नया वोट बैंक तैयार होगा। बीजेपी की कोशिश ये है कि सारे के सारे जो हिंदू वोट्स हैं वो एक जगह आ जाएं और हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बंटने ना पाए। लेकिन ये बंटवारा हो चुका है हमारे देश में, और हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो एक तरह का बॉर्डर, एक तरह की बॉर्डर लाइन खिंच चुकी है हिंदू समाज में और मुसलमान समाज में।